हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। यस, और ये जो वीडियो है ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल एंड क्लियरली इंडिकेट्स कि कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति। आप और आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब आपके बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हुआ। अब हमारा और दूसरी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होगा, कैसे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन गेट डिस्चार्ज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये भी एक तरह से मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशन था अब वो खत्म हुआ। यस, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज इन वेरियस वेज। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी वेरियस वेज हैं कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होने के, हमारे ऑब्लिगेशंस को एंड करने के, वो हम इस वीडियो में वन बाय वन देखेंगे। यस, ये वीडियो जो है थोड़ा बड़ा रहेगा, तो पेशेंस के साथ अपनी बुक, अपना पेन, अपनी पेंसिल, जो भी आपका स्टेशनरी है वो लेकर बैठिए। होपफुली अगर आप चाहें तो इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, चार्ट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, बहुत सारी चीजों का, एनिमेशन का यूज हुआ है। आप चाहें तो बीच बीच में वीडियो को पॉज कर कर अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम्पल्स को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक तरीका देखते हैं कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट से, हमारे ऑब्लिगेशंस या कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। द फर्स्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब बताइए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप यहां पर अपना जो भी आपने ऑब्लिगेशन प्रॉमिस किया था, यस, जो भी आपने ऑब्लिगेशन प्रॉमिस किया था उसे निभा लें, उसे निभा लें। बात खत्म हो गई। आपने जो प्रॉमिस किया था आप उसे फुलफिल कर दो, तो आपका ऑब्लिगेशन खत्म हो गया। It take place when the parties to the contract fulfill their obligation arising under the contract as per the time and manner prescribed। जो वक्त और जो मैनर जिस तरह से आपने प्रॉमिस किया था, अगर आप अपना प्रॉमिस निभा लेते हो तो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। सामने वाली पार्टी अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अब आपको मालूम है, हमने एक वीडियो बनाया है जो हमने यूट्यूब पर अपलोड भी किया है। परफॉर्मेंस दो तरह का हो सकता है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, दो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप तो परफॉर्म करने के लिए तैयार है बट सामने वाला ही आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब इसमें हम क्या करें, हम कब तक रुकेंगे कि हम हमारी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, भाई एक्सेप्ट करो। अगर आपने परफॉर्मेंस के लिए आप रेडी है, विलिंग है और आप करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आपको परफॉर्म नहीं करने दे रहा, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाओगे। ये हमने देखा था, आपको याद होगा मेरा प्लम्बर वाला एग्जाम्पल, जहां पे द प्लम्बर वॉज रेडी टू परफॉर्म, he was ready and willing to give his services but I only was not accepting it। तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में उसके कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं रहेंगे। क्लियर है। एक्चुअल परफॉर्मेंस सबको ही मालूम है, जब दोनों ही पार्टीज ने जो भी प्रॉमिस किया था वो कर लिया, तो फिर हम समझ लेंगे कि यहां पर आपका प्रॉमिस, आपका परफॉर्मेंस हो चुका है। बट याद रखें, when the promisor offers to give the obligation but the promisee refuses to accept, it will be considered as attempted performance। मतलब I was ready but सामने वाले ने accept नहीं किया। Sure about this? एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लें। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि I want to sell a car for a price. Now as soon as the car is delivered and B pays the price, the contract comes to an end by performance। सिंपल। हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया था, एक ने बोला था मैं कार बेचूंगा, दूसरे ने बोला आई विल पे यू, उसने कार भी दी, उसने पैसे भी दिए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। कैसे हुआ? बाय परफॉर्मेंस। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नाउ दूसरा रास्ता है, हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? एक, आप दोनों ही मिलकर, जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जगह पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो, जिसे हम कहते हैं नोवेशन। यस,
जो भी आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, हम मिलकर कहेंगे एक काम करते हैं, इसके जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट गया। या फिर आपने दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, रिसाइन कर दिया। रिसाइन का मतलब आप समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली खत्म कर दिया कि तू भी तेरा प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म मत कर, मैं भी नहीं करता हूं, म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया। या तो फिर हम बोलेंगे आगे रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि एक तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि तू मुझे 5 लाख देगा, बट सामने वाले ने अल्टीमेटली 5 लाख के जगह पर हमें एक पीस ऑफ लैंड दे दिया और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब इसे हम कहेंगे रेमिशन। या तो एक्सटेंड ऑफ टाइम, या तो सामने वाले को 5 लाख रुपीज देने थे, वो आया 4,90,000 लेकर और बोला कि सर अब खत्म कीजिए, फुल एंड फाइनल, तो आपने बोला डन, खत्म, तो इसको हम बोलेंगे रेमिशन। या तो फिर आप नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, ना कैंसिल कर रहे हो, उसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अल्टरेशन कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो सकता है 1-2 कंडीशन ऐड करी, 1-2 कंडीशन लेस करी, ऐसा कुछ। तो एक दूसरा तरीका है म्यूचुअली बैठकर, एक तो नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन या अल्टरेशन। अब ये चारों ही चीजें क्या है, आइए पहले इसे हम अच्छी तरह से देखें और समझें। अब ये नोवेशन, अल्टरेशन, ये सारी जो चीजें हैं, ये सेक्शन 62 से 67 के बीच में है। तो अब हम लोग ये पूरा 62 से 67 देखेंगे, जिससे हमें डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट समझ में आए। तो सेक्शन 62 कहता है कि आप अगर पार्टीज चाहें तो एक कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, या रिसाइन कर दिया जा सकता है, या ऑल्टर कर दिया जा सकता है। यही 3 चीजें बोली गई है, जो हम एक एक कर अब समझेंगे। अब नोवेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विल सब्सटीट्यूट, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर। दे विल सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे नोवेशन। नोवेशन का एक तरह से पुराना मतलब है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और उसमें जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस थे अब वो भी खत्म हुए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नए कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है, और नए कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसको फॉलो करना है। बट एक ही चीज याद रखिए, नोवेशन में जरूरी नहीं है कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज थी उन्हीं के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। नोवेशन में इवन द डिफरेंट पार्टीज के बीच में हो सकता है, याद रखना है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जहां पर ए बी को 5 लाख रुपीज देने वाला था, और क्योंकि बी ने पहले उसको दिए थे। अब कुछ समय बाद ए ने, अभी कॉन्ट्रैक्ट को 2 महीने और बाकी थे, ए ने कहा बी को कि देख सी से मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं, तो एक काम कर, अब तू ही डायरेक्ट सी से पैसे ले लेना। ये ए बी और सब सामने थे, तो ऑब्वियसली अब उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया, और अब सी और बी ने ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जहां पर सी ने कहा कि हाँ मुझे जो पैसे ए को देने हैं अब मैं वो आपको दे दूंगा। तो ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ, उसके जगह पर बी और सी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आ गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था, जबकि नया कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में है। क्या ये नोवेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? मतलब द पार्टीज कैन चेंज, एंड सिंपल मतलब ऑफ नोवेशन इज एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल रिप्लेस द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब रिसेशन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रिसेशन व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिसाइन। मतलब दोनों ने ही म्यूचुअली डिसाइड किया है कि ना मैं परफॉर्मेंस करूंगा कॉन्ट्रैक्ट का, ना तू कर, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका मतलब ये है कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो होता है, बट उसके जगह पे और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्लियर है एवरीबॉडी? नोवेशन का मतलब क्या है? पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। रिसेशन का क्या मतलब है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, बट कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। क्लियर है? ये आपका हो गया रिसेशन। अब हम देखेंगे व्हाट इज अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या होता है? तो इन केस ऑफ नोवेशन एंड रिसेशन हमने देखा कि दोनों ही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, जहां पर पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और वो कहते हैं कि उसमें जो भी लिखा है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय अल्टरेशन। मतलब क्या? आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं करना,
आपको पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कुछ नए कंडीशंस को ऐड करना, डिलीट करना, अमेंड करना। तो जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते, राइट, ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बट सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करते हो, तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रेशन। क्लियर है? सो यहां तक आपको एकदम समझ में आ गया अच्छी तरह से कि नोवेशन, अल्ट्रेशन और रिसेशन क्या है। अगर 2 मिनट हम लोग नोवेशन और अल्ट्रेशन का एक डिस्टिंग्विश समझ लें तो आपको और अच्छी तरह से समझेगा। तो नोवेशन में क्या होता है, ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू प्लेस, राइट। अल्ट्रेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही 1-2 कंडीशंस चेंज की जाती है। नोवेशन डिफरेंट पार्टीज के साथ भी हो सकता है, अल्ट्रेशन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस होता है, पार्टीज जो है वो सेम रहती है। नोवेशन में टर्म जो है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। अल्ट्रेशन में ऑब्वियसली वेरिएशंस होते हैं। नोवेशन में एक तरह से नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ता है, अल्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता, बस पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्लियर है एवरीबडी? अब इसका सेक्शन 63 कहता है प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस। वेवर भी एक होता है जहां पर सामने वाला क्या करता है, जो अदर पार्टी है उसके कुछ ऑब्लिगेशंस में से कुछ ऑब्लिगेशंस को वेव कर देता है। सो एवरी प्रोमिसी may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time, or may accept instead of something which he thought of। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो आप टाइम चेंज कर दो, या जैसे मैंने बताया था 5 लाख रुपीस के जगह पे आप 4,90,000 एक्सेप्ट कर लेते हो, या तो फिर आपने पैसों के जगह पे क्या किया, अ पीस ऑफ लैंड एक्सेप्ट कर लिया। Yes or no? So in other words, contract can get discharged. इसे हम कहेंगे remission. So A owes 5 lakhs to B. A ने बोला कि 5 lakhs के जगह पे आप एक काम करो, 2 लाख रुपए ले लो, एंड बाकी का जो है उसके जगह पर आप जो है एक लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड ले सकते हो, और द होल डेप्ट इज डिस्चार्ज ऐसा कंसिडर कर लो, और आपने मान लिया, तो इससे फिर हम क्या कहेंगे, रेमिशन। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? रूल कहता है व्हेन, अब सेक्शन 64 क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन एट हिज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, अगर वो रिसाइड करता है तो अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट द पार्टी विच इज रिसाइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको उसमें कुछ बेनिफिट मिला है तो याद रखें कि वो बेनिफिट उसको वो सामने वाली पार्टी को फिर से लौटा देना है। क्लियर है? सो माना कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन पर वॉइडेबल है, लेकिन अगर आप उसे वॉइड करते हो और आपको उसमें अगर कुछ बेनिफिट मिला है तो आप सामने वाली पार्टी को वो बेनिफिट दे देंगे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? ठीक उसी तरह से सेक्शन 65 कहता है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका हो और अगर आपको उसमें कुछ बेनिफिट मिला हो तो आपको लौटा देना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बैंक्वेट हॉल का एग्जाम्पल दिया था, जो बैंक्वेट हॉल अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया था और हम उसे एडवांस दे बैठे थे। अब जबकि वो बैंक्वेट हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी एंड द एग्रीमेंट हैज, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड, एंड देयरफॉर इफ ही हैड रिसीव्ड एनी एडवांटेज ही हैज टू रिटर्न इट, राइट? So if you see, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, किसी भी व्यक्ति को अगर उसमें कोई एडवांटेज मिला है तो याद रखना है वो एडवांटेज, वो बेनिफिट रिस्टोर करना है। यू हैव टू मेक कंपेंसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम whom you have received it. क्लियर है? सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, A pays B in consideration of B's promise to marry C, but A's daughter is with C is dead, so at the time of promise the agreement is void and therefore जो 1 लाख रुपए लिए थे वो आपको फिर से लौटाने पड़ेंगे। क्लियर है? Recession में communication is important, so you have noticed that a contract voidable at the option of one of parties can be rescinded, but the recession must be communicated to the other party in such a manner कि उसको properly communication, और हमने पहले एक वीडियो बनाया है ऑफर का communication कैसे होता है, ठीक उसी तरह से होगा। इसका मतलब यह है कि that communication of recession will only take place जब आपने भेजा नहीं, बट जब उसको उसके बारे में पता चलेगा तब माना जाएगा कि there is a recession. So similarly a recession may be revoked in the same manner as the proposal is revoked. मतलब जब अगर सामने वाले ने कुछ अपना परफॉर्मेंस कर दिया और उसके बाद अगर आपका रिवोकेशन उसको पहुंचता है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नाउ इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। सो ऑब्वियसली अगर आप
क्या कहते हैं, रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं देते हो परफॉर्मेंस के लिए, तो सामने वाला फिर से कॉन्ट्रैक्ट से छूट जाएगा और उसके बाद ही विल नॉट बी लाइबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. सो इफ एनी promisee neglects or refuses to afford the promiser the facility for the performance of promise, then the promiser is excused by such neglect or refusal as to non-performance of contract. So if an apprentice refuses to learn, the teacher cannot be held liable for not teaching. क्लियर है? तो ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल वाला पार्ट हमने यहां पर देखा, जो आपको एकदम अच्छी तरह से पूरा समझ में आया. श्योर अबाउट दिस? पक्का? यहां पर हमने नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन और रेमिशन खत्म किया. सो हमारे दो तरीके यहां पर खत्म हुए कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं. पहले हमने देखा परफॉर्मेंस, मतलब चुपचाप जो आपने प्रॉमिस किया है उसे परफॉर्म करो एंड दैट्स इट. और दूसरा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन एंड रेमिशन. क्लियर है? पक्का? नाउ द थर्ड इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. क्या है? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. और ये मैंने इन डेप्थ डिस्कस किया है पहले हमारे एक वीडियो में, जहां पर हमने एग्रीमेंट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, जहां पर इनिशियल और सुपरवेनिंग दोनों ही देखा था. यहां पर हम लोग एक शॉर्ट में फिर से समरी देख लेंगे कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है जो अब इम्पॉसिबल हो गया है, अगर वो एकदम स्टार्ट से ही इम्पॉसिबल था और फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऑब्वियसली इट इज वॉइड अब इनिशियो, राइट? बट अल्टरनेटिवली इट मे सुपरवीन. मतलब क्या कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो पॉसिबल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इट हैज बिकम इम्पॉसिबल. सो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कैन बी आइदर फर्स्ट ड्यू टू चेंजेस इन लॉ. कुछ लॉ में ऐसे चेंजेस हो गए कि अब कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी ऑब्लिगेशन थी अब वो फुलफिल ही नहीं कर सकते. सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. द एग्जाम्पल दैट आई गेव यू, बैंक्वेट हॉल का गिर जाना. थर्ड, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग. मतलब ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को जिंदा कर देना, चांद तारे तोड़कर लाना, ये ऑल स्टूपिड बातें हैं, इम्पॉसिबल है. और ऐसे एग्रीमेंट्स अगर आप करोगे तो यू डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ कभी. द एग्रीमेंट सच इन इटसेल्फ इज वॉइड. And the fourth is specifically if it has been declared, there's a declaration of war. You know, अगर हमारा कोई एनिमी कंट्री है तो हम उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएंगे. या अगर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और फिर आपका उस कंट्री के साथ वॉर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? द फोर्थ कैन बी डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. अब ये डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम आपको मालूम होगा, लिमिटेशन एक्ट में लिखा है कि अगर आपको किसी से पैसे लेने थे और अगर आपने वो पैसे 3 इयर्स के अंदर नहीं लिए, कोई प्रोसीजर, कोई सूट फाइल नहीं की, कोई रिकवरी इनिशिएटिव्स नहीं लिए, और अगर 3 इयर्स हो जाते हैं तो अब वो डेट टाइम बार्ड हो जाएगा और अब सामने वाला उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट से छूट जाएगा और अब उसका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनता. अब आप उससे पैसे नहीं ले सकते. So a contract should be performed within a specified period as prescribed by the Limitation Act. Now, if it is not performed and if no action is taken by the promisee within the specified period of limitation, he is deprived of remedy of law. So if a creditor does not file a suit against the buyer for the recovery of price within 3 years, the debt will become time barred and उसके बाद अब आप रिकवर नहीं कर सकते because as per the act उसका obligation खत्म हो चुका है. क्लियर है? द नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. नाउ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ऐसा कुछ जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, ऐसा जो कि बाय लॉ हो जाता है. मतलब एग्जाम्पल बाय डेथ. अब हमने देखा है कि अगर डेथ हो गया तो अगर, और स्पेसिफिकली अगर वो पर्सनल नेचर का हो, तो क्या आपकी कोई ऑब्लिगेशंस बनती है? नहीं. क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई ऑब्लिगेशन बनेगी? नहीं. द कॉन्ट्रैक्ट से आप डिस्चार्ज हैं, द कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड. या फिर इंसॉल्वेंसी हो गया है, इंसॉल्वेंटी हो गया है कोई व्यक्ति, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में डेथ आ गया, इंसॉल्वेंसी होगी, ऐसा अगर कुछ होता है तो अगेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंड. एंड ऑब्वियसली द सिक्स्थ इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक सीधा तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी ऑब्लिगेशन थी, जो आपका प्रॉमिस था, उसको बोलने का मैं नहीं करूंगा, नहीं निभाने का. आपने क्लियर कट जाकर बोल दिया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तो फिर ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो एवरीबडी?
ये क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये ब्रीच कितने टाइप्स की है पहले एकदम अच्छी तरह से समझ लें। एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करना था, जो ड्यू डेट थी, उसी दिन पर आपने आकर बोला कि मैं मेरा प्रॉमिस नहीं फुलफिल करूंगा, इसे हम कहेंगे एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब है, लेट अस से कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज से 3 मंथ्स के बाद मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मुझे इतने किलोज ऑफ ऑनियंस देंगे, राइट। लेट अस से 12 आपने डिसाइड किया है कि आई विल बाय 100 किलोज एट 20 रुपीज पर किलो फ्रॉम यू एंड यू विल सेल मी 100 किलोज एट 20 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स। अब लेट अस से 3 मंथ्स हो गए और ड्यू डेट पर ही मैंने आपको कह दिया कि आई विल नॉट बाय फ्रॉम यू, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर इसे हम कहेंगे ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच। लेकिन लेट अस से 1 महीना ही हुआ है, अभी और 2 महीने बाकी है, और आप प्री मैच्योर्ड, आप पहले ही 2 महीने पहले ही जाकर आप उसे कह देते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट है ना फुलफिल नहीं करने वाला हूं, मैं मेरा ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करूंगा, तो फिर हम इसे कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच। मतलब अभी तो ड्यू डेट भी नहीं आई है कॉन्ट्रैक्ट की और आपने उसके पहले ही बोल दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करूंगा। अब अगर कोई भी पार्टी अपने परफॉर्मेंस से डिफॉल्ट करती है तो हम कहेंगे कि उसने ब्रीच किया है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन हु रेप्यूडिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम for its performance has arrived, he is considered to have done an anticipatory breach. So if one of the party to a contract breaks the promise, the party which is injured, मतलब जिसको performance expected था but सामने वाली पार्टी ने ना कर दिया, उसके पास एक ही right है which is right of damage, but he is also discharged from performing his part of contract, right? Obviously वो damages ले सकता है। कौन से damages लेगा? Let us say अगर ये actual breach है, actual breach का मतलब क्या कि due date पर ही सामने वाले ने कह दिया कि मैं नहीं निभाऊंगा। अब समझ लीजिए कि उस वक्त रेट चल रहा था 10 रुपीज किलो और शायद इसीलिए ही मैंने आपको कह दिया कि आई विल नॉट फुलफिल माई ऑब्लिगेशन, बिकॉज प्रॉमिस किया था मैंने कि आई विल पे यू 20 रुपीज पर किलो, जबकि अब रेट चल रहा है 10 रुपीज, तो मैं तो आपको कह दिया कि मैं नहीं करूंगा प्रॉमिस, तो इट्स अ ब्रीच। तो अब आपको मालूम है कि मैंने क्यों ना कह दिया, बिकॉज मुझे पर किलो 10 रुपीज का लॉस हो रहा था। ऐसे 100 किलोज का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो रूल कहता है अब जबकि मैंने ब्रीच कर दिया है, आप भी कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हैं, आपका भी ऑब्लिगेशन खत्म होता है, लेकिन आप अभी भी मुझे 100 किलो इंटू 10 रुपीज मुझ पर 1000 रुपी का क्लेम एज डैमेजेस ले सकते हैं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई। प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस। सो एवरी प्रोमिसी हमने पीछे भी देखा है, में डिस्पेंस विथ और रेमिट होली और पार्ट परफॉर्मेंस made to him, or he can even extend the time, or can also accept something instead of what was expected. इसे वो हमने पहले ही देख लिया है, ये हमारा पहले ही हो चुका है। Now, effect of neglect to afford reasonable facilities, this is also done. ये हमने पहले ही स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। And the last one is merger of rights. Now, what is a merger? So sometimes the inferior rights and superior rights coincide and meet in one and the same person. अब इसका मतलब क्या, आप समझ एग्जाम्पल लीजिए। लेट अस से ये मैं हूं एंड दिस इज ABC, ठीक है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी, तो ऑब्वियसली हमारा रेंट एग्रीमेंट था जहां पर मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल पे यू अ मंथली रेंट, एंड जो भी लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा कि ओके आप हमें इतना रेंट देंगे एंड वी विल गिव यू द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी। अभी हमारा रेंट एग्रीमेंट है जहां पर वो लैंडलॉर्ड है और मैं टेनेंट हूं, राइट। आफ्टर लेट अस से फॉर एग्जांपल 10 इयर्स, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 20 इयर्स का था, ठीक है। 10 इयर्स के बाद मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आई वांट टू बाय दिस प्रॉपर्टी, एंड उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी सेल कर दी। तो अब तो हमारा क्या एग्रीमेंट हो गया? सेल एग्रीमेंट हो गया, जहां पर अब वो बन गए सेलर और मैं बन गया ओनर, राइट। अब कैन आई से I have become the owner, I have got a superior right as compared to a tenant right, an inferior right. तो can I say even अब क्या मैं ओनर बनने के बाद भी रेंट भरूंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो can I say भले वो एग्रीमेंट 20 इयर्स का हो और अभी 10 इयर्स ही हुए हैं, अब मैं उस एग्रीमेंट में जो मेरा ऑब्लिगेशन था टू पे द रेंट, क्या वो खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
ऑब्वियसली, बिकॉज अब मैं टेनेंट नहीं रहा, अब मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया हूं, और उसे ही कहते हैं मर्जर ऑफ राइट्स। तो बहुत बार जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका पुराने कॉन्ट्रैक्ट से आप अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाते हो। श्योर अबाउट दिस? सो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ए टुक अ लैंड ऑन लीज, subsequently purchased that land. Now that he has become the owner of the land and the ownership has been superior to the rights like a lessee, the earlier contract of lease is terminated, और अब ऑब्वियसली आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस एग्रीमेंट के तहत सामने वाले को कोई भी तरह का लीज रेंट देना। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो यहां पर ये सारे ही हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये सारे वेज हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से हम डिस्चार्ज हो सकते हैं, हम हमारे ऑब्लिगेशन से मुक्त हो सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज राइट इन दी कमेंट सेक्शन आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या चीजें नहीं समझ में आई, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज मेक अ चार्ट प्रॉपरली कि कितने तरह के वेज हैं जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। और जैसे हमने देखा लास्ट में था ब्रीच, मतलब सीधा जाके बोल देना कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं। अगले वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि जब ब्रीच होता है तो फिर अब हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, हम सामने वाले से क्या क्या करवा सकते हैं, किस तरह के डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। श्योर? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी, बाय बाय। हेलो।